राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक वैद्य और उसके 3 बेटों की कहानी। मेहनत से भी भाग्य को बदला जा सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में वैद्य सुमेर दत्त रहते थे। वैद्य जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। गांव वाले वैद्य जी को बहुत मान देते थे। वैद्य जी भी बड़े मन से सबकी सेवा किया करते थे। गांव वालों ने वैद्य जी का स्वर्गवास होने पर वैद्य जी का मान बढ़ाने के लिए गांव का नाम ही उनके नाम पर रख दिया था, सुमेरपुर। वैद्य जी के 3 पुत्र थे, कृष्ण गोपाल, श्याम गोपाल और मदन गोपाल। दोनों बड़े लड़के कृष्ण गोपाल और श्याम गोपाल तो अपने पिताजी की तरह ही योग्य थे, परंतु वैद्य जी का तीसरा पुत्र महामूर्ख था। दोनों लड़के तो पढ़ लिख कर उच्च कोटि के वैद्य बन गए, परंतु मदन गोपाल तो काला अक्षर भैंस बराबर था। वह तो सबसे यही कहता था, जब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और वैश्य का पुत्र वैश्य होता है तो मैं भी तो जो वैद्य का पुत्र हूँ तो वैद्य ही हुआ ना। सब उसकी मूर्खता भरी बातें सुनकर हंस देते थे। दोनों बड़े लड़के अपने भाई को सुधारने के बहुत उपाय करते थे, परंतु मदन गोपाल तो मदन गोपाल ही था। उस पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता था। वह तो निपट गंवार ही रहा। उसके मूर्ख बने रहने पर सभी गांव वाले दुखी थे, परंतु वे बेचारे भी क्या करते। धीरे धीरे उसकी मूर्खता गांव के लोगों पर भी प्रकट हो गई। अब गांव के लोग उसे चिढ़ाते हुए कहा करते थे, मदन गोपाल ठन पाल। यह सुनकर वह बच्चों को मारने दौड़ता, किंतु भला बच्चों को कौन रोक पाया है जो मदन गोपाल रोक लेता। ऐसे करने पर जितना अधिक बच्चे चिढ़ाते वह उन्हें उतना ही अधिक परेशान करते। हार कर उसने चिढ़ना छोड़ दिया, किंतु बच्चों के कारण अब उसे मदन गोपाल के स्थान पर सब ठन पाल पुकारने लगे। जब दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया तो घर का खर्चा काफ़ी बढ़ गया। उन्होंने ठन पाल को अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से कहा, भैया मदन गोपाल, अब तुम अब अलग हो जाओ। साथ रहने पर तुम्हारा निकम्मापन हमसे नहीं देखा जाता। पिताजी की संपत्ति में यह मकान है और यह बर्तन भाड़े 4 पंच बुलाकर बंटवारा करा दें। बड़े भैया के मुंह से यह बातें सुनकर ठन पाल बड़ा दुखी हुआ। वह कुछ देर मन में सोचता रहा, फिर बोला, जब आप लोगों ने मुझे अलग करने का निश्चय कर लिया है तो मैं अब इस गांव में नहीं रहूँगा। जब इस गांव में नहीं रहना तो यह कपड़े लत्ते और बर्तन मकान मेरे किस काम के। मैं अब परदेश चला जाऊँगा। उसके मुंह से परदेश जाने की बात सुनकर बड़े भाई कृष्ण गोपाल ने उससे कहा, भैया परदेश में तुम्हारा नाम सुनते ही लोग हंसेंगे। तुम कोई कला या कोई कारीगरी भी नहीं जानते हो। परदेश में तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। इस पर ठन पाल बोला, इतने विशाल संसार में मैं अकेला ही मूर्ख नहीं हूँ भैया। जो मुझसे भी गए लोग हैं मैं वहीं जाकर रहूँगा। आप विद्वानों के बीच में मेरी गुजर कहाँ हो रही है। यह सुनकर दोनों भाइयों ने अपनेपन से जो अपनी इच्छा को मार लिया और अपने भाई को अलग ना करने का फैसला किया। कहने लगे, यह 4 रोटी ही तो खाता है। दोनों भाइयों की गृहस्थी में से 4 रोटी निकल ही आएंगी, किंतु दूसरे ही पल वो संभल गए और एक साथ ही बोले, तब ठीक है, तुम परदेश जाओ। भगवान तुम्हारा मंगल करे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दो। बड़े भाइयों की यह बात सुनकर ठन पाल बोला, मुझे एक पत्रा, एक जोड़ी खड़ाऊ और एक राम नामी दुपट्टा मंगा दो। तुम इस का क्या करोगे, भाइयों ने पूछा। दोनों भाई एक साथ ही पूछने लगे तो ठन गोपाल कहने लगा, मैं परदेश में ज्योतिषी का काम किया करूँगा। और ठन पाल के मुख से यह सुनकर दोनों भाई आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें उसकी बातें बड़ी अटपटी लग रही थी, फिर भी बला टालने की इच्छा से उन्होंने ठन पाल के द्वारा मांगी गई वस्तुएं बाजार से मंगा दी। अपनी इच्छित वस्तुएं पाकर ठन पाल प्रसन्न हो गया और उसने कंधे पर जनेऊ, गले में कंठी और पैरों में खड़ाऊ पहन ली और मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया। राम नामी दुपट्टा ओढ़ लिया। शरीर तो हष्ट पुष्ट था ही, इस पहनावे में वह पक्का ज्योतिषी दिखाई देने लगा
और इस रूप में उसे देखकर बड़े भाइयों को भी कुछ कुछ भरोसा होने लगा कि यह परदेश में कमा खाएगा। और ठनठन पाल तो उसको तो जो पूरा भरोसा था, वह अपने दोनों भाइयों के चरण स्पर्श करके एक अज्ञात यात्रा पर निकल पड़ा। उसका ना तो कोई गंतव्य था और ना ही कार्यक्रम, जिधर भी मुंह उठा चल निकला। वह भोजन के लिए कोई ठिकाना तलाश करने लगा। कुछ देर भटकने के बाद वह एक मंदिर में जा पहुंचा। मंदिर के सामने एक पक्का तालाब था। उस तालाब के साफ पानी में जो बहुत से मनुष्य स्नान कर रहे थे। कुछ देर के लिए थकान मिटाने की इच्छा से जो ठनठन पाल तालाब के घाट पर जा बैठा और स्नान करते हुए लोगों को ध्यान से देखने लगा। जिस घाट पर ठनठन पाल बैठा हुआ था, उसी घाट पर उससे लगभग 10 हाथ के फासले पर 3 साधु बैठे थे। ठनठन पाल का वेश भी पंडितों जैसा ही था। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, महाराज, क्या यह तीनों साधु भी आपके साथ हैं? ठनठन पाल का ध्यान तो तालाब के पानी की ओर था। उस मनुष्य के प्रश्न पर चौंककर उसने उन तीनों साधुओं की ओर देखा। साधुओं के चेहरे को भली प्रकार देखकर ठनठन पाल बोला, अरे भाई, ये तो पक्के चोर हैं। मैं इनका साथ नहीं हूँ। क्यों होता मैं इनके साथ? ये तो पक्के चोर हैं। बेचारे उस आदमी ने यूं ही पूछ लिया था। उसे ना तो इन पंडित जी से कुछ लेना देना था, और जब ठनठन पाल के मुंह से अपने लिए पक्के चोर का निर्णय सुना तो वे तीनों साधु चौंक पड़े। उनमें से एक साधु उठकर ठनठन पाल के पास आया और उसने अपने साथियों के पास उससे चलने का आग्रह करने लगा। उसका आग्रह सुनकर ठनठन पाल डर गया। वह सोचने लगा, शायद उन साधुओं ने मेरी बात सुन ली है और यह मेरी पिटाई करेंगे। यह व्यर्थ की बात कह देने के लिए वह मन में पछतावा करने लगा, किंतु मुंह से निकली बात वापस तो नहीं आ सकती थी। वह हिम्मत करके साधु के साथ चल पड़ा और जैसे ही वह साधु के पास पहुंचा, साधुओं ने बड़े आदरपूर्वक उसे अपने पास बिठाया और उनमें से एक साधु ने धीरे से ठनठन पाल से पूछा, पंडित जी, आपने हमको कैसे पहचान लिया? साधुओं की यह बात सुनकर ठनठन पाल ने सोचा, अवश्य ही ये लोग चोर हैं, यहाँ वह रौब से बात करनी चाहिए। यह सोचकर वह बोला, मेरी वेशभूषा नहीं देख रहे हो? मैं पक्का ज्योतिषी पंडित हूँ। अपनी जेब से पत्रा निकाल कर ठनठन पाल साधुओं को दिखाते हुए उसने कहा, मेरे इस पत्रा में पूरी दुनिया का भूत, भविष्य और वर्तमान लिखा हुआ है। ठनठन पाल के मुंह से यह सुनकर साधु बड़े प्रसन्न हुए। उसे आदरपूर्वक मंदिर में ले गए। वहाँ उसे भरपेट मिठाई खिलाई और पेट भर जाने पर जब उसने डकार ली और भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु, आप तो कुछ कहते हैं, अच्छा ही करते हैं जो करते हैं। ठनठन पाल को भोजन कराने के बाद साधुओं ने ठनठन पाल के चरण पकड़कर 51 रुपये भेंट देकर निवेदन किया, पंडित जी महाराज, आज रात को हम सेठ छेदीमल के यहाँ चोरी करने जा रहे हैं। कोई अच्छा सा मुहूर्त पत्रा में देखकर बताइए। ठनठन पाल पढ़ा लिखा तो था नहीं, वह बेचारा पत्रा देखना क्या जाने, फिर भी कुछ तो करना ही था। उसने अपनी जेब से पत्रा निकाला और उसे उल्टा पकड़कर पन्ना उलटने लगा। सौभाग्य की बात यह थी कि साधु बने चोर भी अनपढ़ थे, नहीं तो ठनठन पाल का वहीं भंडाफोड़ हो जाता। कुछ देर तक पन्ना पलटने के बाद ठनठन पाल ने कहा, तुम्हारे ऊपर आज शनिचर की दशा चल रही है। संकट को हटाने के लिए यह यज्ञ करना जरूरी है। बिना यज्ञ के सफलता नहीं मिलेगी। परंतु अब तो यज्ञ का समय है नहीं। साधु कहने लगे, हम यज्ञ कल करा लेंगे। चारों चोर कहने लगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठनठन पाल बोला, कल सवेरे 10 बजे यहीं मंदिर पर जो यज्ञ करा लेना, मैं आपको यहीं मिलूँगा। चोरों से इतना कहकर ठनठन पाल बस्ती की ओर चल दिया। बस्ती में पहुंचकर उसने सेठ छेदीमल का पता लगाया और वहां जा पहुंचा। सेठ जी साधु, सन्यासी और विद्वानों का आदर करते थे। जब उन्होंने अपनी दुकान पर एक त्रिपुंडधारी पंडित को देखा तो उसका स्वागत किया। उसके जो स्वागत से प्रसन्न होकर ठनठन पाल ने कहा, सेठ जी, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। आपने मेरा स्वागत सत्कार किया है तो मैं भी आपकी लाभ की बातें आपको बताए देता हूँ। सेठ जी बोले, क्या? तो वह प्रसन्न होते हुए सेठ जी ने ठनठन पाल से पूछा कि क्या महाराज, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? ठनठन पाल बोला, आज आपके यहाँ सेठ जी चोरी करने को चोर आएंगे, सावधान रहना। हाँ, एक बात और है, उन चोरों की पिटाई चाहे जितनी कर लेना,
परंतु उन्हें पकड़ना नहीं। सेठ जी यह सुनकर प्रसन्न हो गए और बोले, मेरे अहोभाग्य, जो आप जैसे विद्वान पंडित मेरे यहाँ पधारे। अब तो आपको 2-4 दिन यहीं रुकना पड़ेगा और यहीं रहकर कृपा करनी पड़ेगी। मैं अपने दोनों लड़कों की कुंडली आपसे ही तैयार करवा लूँगा। कुंडली का नाम सुनते ही ठनठन पाल की नानी मर गई। अब वह सोचने लगा, अब क्या होगा। कुंडली बनानी तो उसे आती ही नहीं थी। वह बेचारा क्या जानता था कि यह कुंडली क्या बला है। हंसकर वह सेठ जी से बोला, सेठ जी, मैं तो एक दिन से अधिक कहीं नहीं ठहरता हूँ। आप कुंडली किसी दूसरे पंडित से तैयार करा लेना, मैं तो चलता हूँ। बिना कुछ याचना किए चलने को जाने को देखकर जो कि बहुत उतावले हैं महाराज, और 4-6 दिन ठहराने के लालच को ठुकराने की बात सुनकर उस पर जो ठनठन पाल का बड़ा प्रभाव पड़ा सेठ जी पर। वह हाथ जोड़कर उससे बोला, खैर कोई बात नहीं पंडित जी, मैं तो जन्म कुंडली तो किसी दूसरे पंडित से बनवा लूँगा, परंतु अब रात होने को है, आज तो मैं आपको नहीं जाने दूँगा। आप एक दिन तो ठहर ही सकते हैं। यह तो ठनठन पाल चाहता ही था। उसने सेठ जी की बात स्वीकार करते हुए कहा, हाँ आपकी यह बात मैं मान लेता हूँ सेठ जी, किंतु सवेरे 8 बजे जरूर चला जाऊँगा। ठनठन पाल को रोकने में सेठ जी की एक चाल यह भी थी कि वे उनकी बात की सच्चाई की परीक्षा करना चाहते थे। सेठ जी ने रात को ठनठन पाल को अच्छे अच्छे पकवान खिलाकर जो ठनठन पाल की खूब खातिरदारी की। भोजन करके ठनठन पाल बिस्तर पर पहुंच गया। बिस्तर में पड़े पड़े ज्योतिष विद्या को धन्यवाद देने लगा। जिन मिठाइयों के एक एक कण के लिए वह बरसों तरसता रहता था, वही मिठाइयाँ अब उसे भरपेट मिल रही थी। सेठ तो चौकन्ना था कि रात में जैसे ही उसके मकान में चोरों ने प्रवेश किया, उसने और उसके दोनों लड़कों ने चोर का शोर मचा दिया। शोर सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए और चोरों की खूब मरम्मत हुई। पंडित जी के निर्देश अनुसार चोरों को केवल पिटाई करके छोड़ दिया गया। इस घटना के बाद तो ठनठन पाल के प्रति सेठ जी का विश्वास और अधिक बढ़ गया। सवेरा होते उन्होंने पंडित जी को 151 रुपये भेंट दिए और 2-4 दिन रुकने का आग्रह किया। रुपए तो पंडित जी ने ले लिए, ठहरने को बिल्कुल मना कर दिया और अपने वचन के अनुसार सवेरे 8 बजे चल दिए मंदिर की तरफ। अब ठनठन पाल फिर से मंदिर पर आए तो देखा तीनों साधु मारपीट में घायल पड़े हुए हैं। ठनठन पाल को देखते हुए जैसे तैसे उठे और हाथ जोड़कर बोले, आपने सही कहा था महाराज, किसी प्रकार इस शनिचर महाराज को रोकिए, नहीं तो हमें जो बेमौत मारे जाएंगे। क्यों रात को दाव खाली गया क्या? जो ठनठन पाल बोला अनजान बनते हुए। तो चोर कहने लगे, खाली नहीं गया महाराज, तबीयत से पूजा भी हुई है हमारी। अपनी चोटों को दिखाते हुए चोर कह रहे थे। तो ठनठन पाल बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ। और शोक प्रकट करते हुए ठनठन पाल ने कहा, खैर कोई बात नहीं, आप 51 रुपये ही दे दो, मैं शनिचर को भैरव मंदिर में बंद कर दूंगा और फिर तुमको कभी नहीं सताएगा। सौदा सस्ता था, 51 रुपये में शनिचर से जन्म भर की छुट्टी। चोरों ने खुशी खुशी ठनठन पाल को जो रुपये दे दिए। अब वहाँ अधिक देर रुकना ठनठन पाल के लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए ठनठन पाल ने रुपयों को आंटी के हवाले करते हुए कहा, ठीक है, और अब आप निश्चिंत रहो, मैं कहीं एकांत में जाकर अनुष्ठान करूँगा, तुमसे कल शाम को मिलूँगा, तब तक तुम कहीं चोरी करने नहीं जाना। सभी चोरों ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह आशीर्वाद देकर चलता बना। उसकी तो फिर वही अज्ञात दिशा में यात्रा शुरू हो गई। आज वह बहुत प्रसन्न था, पेट भी खूब भरा हुआ था और आंटी भी गर्म थी। वह चलता गया, फिर दिन भर कहीं रुका नहीं। चलते चलते जब रात होने को आई तो वह थक कर चूर हो चुका था और भूख के मारे पेट में चूहे कूदने लगे थे, परंतु उसने ठहरने का कोई ठिकाना उसे दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक कहीं कोई गांव नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर तक किसी ठिकाने की आशा में वह और भी चलता रहा। थोड़ी दूर चलने पर एक खंडर सा मकान उसे नजर आया। अब उसकी टांगें भी जवाब दे चुकी थी और उसने वहीं रात बिताने का निश्चय किया। जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के विचार से जो ठनठन पाल उस घर की छत पर भूखे पेट ही सो गया। आधी रात के बाद खंडर में 2 चोर आकर अपने चोरी किए हुए धन का बंटवारा करने लगे। उसी समय गहरी नींद में ठनठन पाल बड़बड़ाने लगा, चोरों को खूब पछाड़ा, वह तो मेरी कृपा से जान बच गई, नहीं तो पुलिस में दे दिए जाते।
चोरों के कान में उसके बड़बड़ाने की आवाज़ और पुलिस का नाम सुनकर तो उनके देवता भी कूच कर गए। वे धन के बंटवारे को छोड़कर अपने प्राण बचाकर सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। चोरों की खटपट से ठनठनपाल की नींद उछट गई। वैसे भी पौ फटने को थी। वह छत से नीचे उतर आया। नीचे उतरकर उसने रुपए पैसे और आभूषणों का ढेर लगा देखा तो वह समझ गया कि यह भी चोरों की देन है। जय हो चोरों की, भगवान चोरों को सदा बनाए रखें। यह कहकर उसने सारे धन को अपने दुपट्टे में बांध लिया और आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे एक गांव नजर आया। उस गांव में ही रुककर उसने भोजन का जो प्रबंध करने का विचार किया। खाली होता तो वह कहीं भी रुक लेता, किंतु दुपट्टे में बंधे हुए धन के कारण वह बड़ा परेशान था। उसके विषय में चिंता करता हुआ वह चला आ रहा था। उसने सामने से एक वृद्ध ब्राह्मण आता हुआ उसे दिखाई दिया। चेहरे से वह वृद्ध बड़ा ही सज्जन दिखाई देता था। उसे रोककर ठनठनपाल ने अपने रुकने के लिए उससे उचित स्थान पूछा और अपने गांव में एक अतिथि को आया जानकर वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मान्यवर, आपकी वेशभूषा से ऐसा लगता है कि आप भी पंडित हैं। यह पूरा गांव गडरियों का है, केवल मेरा अकेला ही घर ब्राह्मण का है। आप मेरे घर पर ही चलिए। ऐसा कहकर वह वृद्ध पंडित ठनठनपाल के साथ उल्टा लौटने लगा। उसे वापस लौटने को तैयार देखकर ठनठनपाल बोला, पंडित जी, आप अपने काम से जाइए, मैं किसी अगले गांव में रुक जाऊंगा। आप शायद किसी जरूरी काम से जा रहे होंगे। उसके मना करने पर भी पंडित जी नहीं माने और उसको साथ लिवाकर अपने घर चल दिए। रास्ते में बातचीत करने से ठनठनपाल को मालूम हुआ कि पंडित जी की लड़की विवाह योग्य है। उसी के विवाह के लिए पंडित जी कहीं प्रदेश में धन कमाने जा रहे थे। यहाँ उसकी समस्या हल हो गई। वह धन के कारण चिंतित था। उसने पोटली में से 200 रुपये अपने लिए रखकर सारा धन उस बूढ़े ब्राह्मण को देते हुए कहा, पंडित जी, अब आपको लड़की के विवाह के लिए धन पैदा करने को प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है। इस धन से आप अपनी लड़की का विवाह कर लें। पंडित जी ने जब धन की पोटली को खोल कर देखा तो वह भौचक्का सा उसे देखता रह गया। इतना धन और आभूषण उसने जीवन में पहली बार ही देखे थे। उसे ठनठनपाल ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान ही प्रकट होकर उसे धन दे रहे हों। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और ठनठनपाल को घर ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की, खूब खुशामद की। ब्राह्मण की पत्नी और लड़की भी धन और आभूषण पाकर निहाल हो उठी। भोजन आदि से निपटकर जब ठनठनपाल ने जाने की आज्ञा मांगी तो ब्राह्मण जो बेचैन हो गया, उसने बड़े प्रेम से कहा, अब तो आप इस लड़की के हाथ पीले हो जाने पर जाएंगे। मैं निर्धन अवश्य हूँ, परंतु नीच नहीं हूँ। आप अपने धन को अपने हाथों से खर्च करके जाना। जब ठनठनपाल ने जाने की बहुत जिद की तो ब्राह्मण को हार माननी पड़ी, परंतु 2-4 दिन रुके बिना जाने देने पर वह फिर भी तैयार नहीं हुआ। विवश होकर ठनठनपाल को रुकना पड़ा। शाम को जब ठनठनपाल भोजन कर रहा था तो उससे बातचीत करके ब्राह्मणी ने यह जानकारी कर ली कि अभी ठनठनपाल कुंवारा है। यह जानकर प्रसन्नता से भर उठी। इतना हष्टपुष्ट और ज्ञानी धनवान वर, और वह भी घर बैठे हुए। उसने रात को पंडित जी से इस विषय में सलाह की और उन्हें भी अपनी कन्या के लिए ठनठनपाल बहुत ही उचित और योग्य वर जान पड़ा। उन्होंने दूसरे दिन प्रातः जो ठनठनपाल से अपनी लड़की स्वीकार करने की प्रार्थना की। ठनठनपाल ने ब्राह्मण का यह प्रस्ताव सुना तो वह प्रसन्नता से भर उठा। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, किंतु ऐसा मूर्ख सुसर नसीब नहीं हो सकता जो अपनी लड़की को मेरे पल्ले बांधे। अब ऐसे ही मूर्ख ससुर को अपने सामने हाथ जोड़े खड़ा देखकर उसका प्रसन्न होना स्वाभाविक था। फिर भी उसने हंसकर कहा, मुझ जैसे घुमक्कड़ के पल्ले अपनी कन्या को मत बांधिए। ना मेरा कोई घर है और ना ही ठिकाना। पंडित जी ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती बड़े ठाट बाट से अपनी लड़की ठनठनपाल को ब्याह दी। 2-3 दिन अपनी ससुराल में रहकर और अपनी पत्नी सहित ठनठनपाल ने फिर अज्ञात यात्रा आरंभ कर दी। जब ठनठनपाल उस गांव से बाहर निकला तो उसकी पत्नी ने पूछा, कहाँ चल रहे हो? तब ठनठनपाल बोला, जहाँ भाग्य ले जाए। तो वह कहने लगी, क्या सचमुच ही आपका कोई घर नहीं है? उसकी पत्नी ने चौंक कर पूछा तो ठनठनपाल झूठ बोलता ही नहीं है। वह बोला। ठनठनपाल ने कहा, कौन ठनठनपाल? पत्नी ने पूछा। यही कि आपके पूज्य पतिदेव। अपने सीने पर उंगली रखकर ठनठनपाल ने कहा। अपने ससुर को ठनठनपाल ने अपना असली नाम मदन गोपाल ही बताया था। अब तो निर्वाह करना ही था।
अब तो उसका सब कुछ ठन पाल ही था। वैसे अब किसी प्रकार की कठिनाई नहीं थी। 4-6 दिन चलने लायक मिठाई साथ में थी। रुपए पैसे गहने आदि की भी कमी नहीं थी। चलते चलते जब दोपहर का वक्त हो गया तो दोनों ने किसी पेड़ की छाया में बैठकर भोजन करने का विचार किया। एक पेड़ की घनी छाया देखकर वे उसके नीचे पहुंचे। उस पेड़ की डाली पर एक आदमी बैठा था और उसी डाली को कुल्हाड़ी से काटने में लगा हुआ था। ठन की पत्नी बड़ी चतुर थी। उसने जब पेड़ पर चढ़े हुए आदमी की ऐसी अजीब कार्यवाही देखी तो उसका मन सहानुभूति से भर उठा। वह उस व्यक्ति को सचेत करते हुए बोले, अरे भैया, यह क्या करते हो? जिस डाल पर बैठे हो उसे ही क्यों काट रहे हो? आप दाल भात में जो मूसलचंद कौन होती हैं? वह आदमी कहने लगा, और यह कुल्हाड़ी मेरी है और पेड़ भी मेरा है। रहा शरीर, इसका ध्यान तो मुझे आपसे ज़्यादा है, कड़क कर उस आदमी ने कहा। तो वह कहने लगे, ठन, तेरे ऊपर राहु की छाया है, तू थोड़ी देर में मरने वाला है। अब यह सुनकर तो वह व्यक्ति जो घबरा गया, क्यों उसकी तो जो हैकड़ी जो थी, इस बात को सुनते ही एकदम हैकड़ी दम भरने वाला आदमी पिघल कर मौन हो गया। वह कुल्हाड़ी को एक ओर फेंककर पेड़ से नीचे उतर आया और ठन के पैर छूकर बोला, महाराज, अब तो मेरे और आपके दोनों के ऊपर बरगद की छाया है, अब तो मैं नहीं मरूंगा ना। तो ठन ने उस आदमी से कहा, हाँ, अब तू नहीं मरेगा, और उस आदमी को एक लड्डू दिया और स्वयं भी पत्नी सहित भोजन किया। ठन से लड्डू लेकर वह आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ। वह ठन से अपने गांव को चलने का आग्रह करने लगा। ठन तो इसी ताक में था कि भोजन करके उस आदमी के साथ चल पड़ा। जब वह गांव के समीप पहुंचा तो क्या देखते हैं, 2 आदमी बड़े बड़े संदूकों को खोलकर धूप में खड़े हैं। इस विचित्र कार्य को देखकर ठन की पत्नी ने पूछा, आप लोग संदूक को इस प्रकार खोलकर क्यों खड़े हैं? तब वो बोले, बहन जी, हमारे मकान में बहुत अंधेरा रहता है, इसलिए थोड़ी सी रोशनी संदूक में भरकर ले जा रहे हैं। उन आदमियों ने उत्तर दिया। तो उनके मूर्खतापूर्ण उत्तर को सुनकर जो ठन की पत्नी जो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने अपने पति के कान में कहा, यहाँ इस गांव में तो एक से बढ़कर एक मूर्ख मिल रहे हैं। तब वह कहने लगा, चिंता मत करो, इस गुण में तुम्हारे पतिदेव को कोई मात नहीं दे सकता। पत्नी की बात सुनकर मुस्कुराकर ठन ने अपनी पत्नी को उत्तर दिया, वैसे हमको जरूरत भी ऐसे ही लोगों की है। ठन कहने लगा, मुझ मूर्ख आदमी का ऐसी जगह ही गुजारा हो सकता है। और ठन के मुख से यह बात सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुरा पड़ी। कुछ और आगे बढ़े तो एक लड़का दौड़कर आता हुआ मिला। उसके हाथ में पजामा लगा हुआ था। यह लड़का उसी सज्जन का था जो ठन के साथ चल रहा था। उसने अपने लड़के से वह आदमी बोला, क्यों बेटे, कहाँ भागे जा रहे हो? वह लड़का अपने पिता की बात सुनकर बोला, क्या बताऊं, जो नया दर्जी आया है ना, उसने यह जाने क्या बना दिया है, ना पता, पहना ही नहीं जाता। उछल कर पहनता हूँ तो निशाना ठीक से नहीं बैठता और दोनों पैरों को उठाने के से गिर जाता हूँ। अपने बगीचे में जा रहा हूँ, किसी पेड़ की डाल पर उल्टा बैठकर पैर नीचे लटका कर जो पहन लूँगा। लड़की की ऐसी बुद्धिमानी देखकर उसका बाप बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ठन और उसकी पत्नी के बड़े गर्व से देखा और उसके पागलपन की बात पर ठन की पत्नी हंस हंस कर लोटपोट हुई जा रही थी। उसने आगे बढ़कर लड़के के हाथ से पजामा ले लिया और एक पैर जो कमर से उठाकर उसे पजामा पहना दिया। उसके इस कार्य को देखकर वह आदमी श्रद्धा और सम्मान भरी नज़रों से ठन की पत्नी को देखने लगा। ऐसे अनुभव होने लगा कि जैसे मेरे मेहमान किसी ऐसे लोक से आए हैं जहाँ विद्वान ही विद्वान रहते हों। अब दोनों उस आदमी के साथ घर पहुँच गए। उसने उनकी खूब खातिरदारी की। दोपहर को वह उन्हें गांव के मुखिया के पास ले गया और उनकी योग्यता की बहुत प्रशंसा की। उस गांव में कोई ज्योतिषी भी नहीं था। मुखिया ठन से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने स्थायी रूप से वहीं निवास करने की प्रार्थना की। ठन ने मुखिया की प्रार्थना बिना किसी बात के जो स्वीकार कर ली, उसका कोई विरोध नहीं किया। मुखिया ने उन्हें अपनी हवेली के अंदर ही 2 बड़े बड़े कमरे रहने के लिए दे दिए। शाम को पूरे गांव में मुनादी करवा दी गई। मुनादी वाला चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को सुनाने लगा, हमारे गांव में मुखिया जी के यहाँ बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित मदन मोहन पधारे हैं। वे अस्थायी रूप से यहीं रहेंगे। अब गांव वालों को तिथि मुहूर्त पूछने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुनादी सुनकर दूसरे दिन मुखिया जी के यहाँ पंडित ठन के दर्शन करने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा।
सब अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट उपहार भी लाए थे। इतना मान सम्मान और द्रव्य पाकर ठनठनपाल तो निहाल हो गया। किसी को कोई भी नया काम करना हो तो वह ठनठनपाल की आज्ञा और आशीर्वाद के बिना अधूरा समझा जाने लगा। साधारण से साधारण बात को पूछने के लिए भी पंडित जी का द्वार खटखटाया जाता था। ठनठनपाल तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु उसकी पत्नी योग्य थी। वह पंचांग आदि देखना जानती थी। साधारण तिथि मुहूर्त वही बता दिया करती थी। इसलिए ठनठनपाल की गाड़ी बड़े आराम से चलने लगी थी। ठनठनपाल के मन में जो संकीर्णता थी वह भी अब धीरे धीरे छटने लगी थी। पंडित जी का संबोधन सुनकर वह स्वयं को सचमुच का पंडित जी समझने लगा था। अब वह भी अकड़ के साथ चलता, ऐंठ कर बातें करता। एक दिन शाम के समय वह अपनी बैठक में 5 आदमियों के साथ बैठा हुआ था। तभी एक आदमी हाँफता हुआ आया। उसके साथ में 10-12 बरस का एक लड़का भी था। आते ही उसने ठनठनपाल को जो नमस्कार किया और पैर छुए, फिर बोला, पंडित जी, मेरे लड़के से तो आज बड़ा अपराध हो गया है। उसने गांव के पश्चिम वाले अंधकूप में से एक कबूतर पकड़ लिया है। उस आदमी का इस प्रकार शोर मचाना ठनठनपाल को बड़ा बुरा लगा। उसने बिना सोचे विचारे ही उस आदमी से कह दिया, तो इस लड़के को भी उस अंधकूप में डाला, यहाँ क्यों चिल्ला रहा है? पंडित जी की बात सुनकर वह आदमी सन्न रह गया। उसे क्या पता था पंडित जी इतना बड़ा दंड देंगे। इससे तो अच्छा था पंडित जी को पूछने ही नहीं आता। परंतु अब क्या हो, इधर देखे तो कुआं, उधर देखे तो खाई। यदि लड़के को कुआं में डालता है तो कैसे डाले, और यदि पंडित जी की आज्ञा नहीं मानता तो कहीं पंडित जी श्राप न दे डालें। वह कुछ देर तक इसी प्रकार दुविधा में सोचता विचारता रहा। अंत में उसने लड़के को कुआं में डालने का निश्चय किया और उसी समय कुएं पर पहुंचकर उसने लड़के को धकेल दिया। जाड़े का समय था। लड़का कुछ देर तक रोता रहा, किंतु अब रोने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था। वह कुएं के एक कोने में सिकुड़कर सो गया। आधी रात के बाद कुएं में धम की आवाज के साथ कोई चीज आ गिरी। उसकी आवाज सुनकर लड़का जाग पड़ा। उसने टटोल कर देखा, वह बड़े से चादर में बंधी हुई कोई भारी सी पोटली थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लड़का ठंड से ठिठुर रहा था, तो उसने सोचा सबसे पहले चादर खोलकर अपने ऊपर ओढ़ लिया, क्योंकि ठंड से बचना था। ओढ़ने से उसे गहरी नींद आ गई। अब वह सूरज निकलने तक सोता रहा। कुछ चोर एक पड़ोसी गांव में चोरी करके आए थे। उनके पीछे पुलिस लग गई थी, इसलिए वह चोरी किए हुए माल को जल्दी से इस कुएं में डाल गए थे। अभी सवेरा होने में कुछ देर थी। खतरा टल जाने पर वह अपने माल को लेने कुएं पर आ पहुंचे। बाहर एक पेड़ की जड़ में रस्सी बांधकर उनमें से एक आदमी रस्सी पकड़कर कुएं में उतरा। जब उसने चादर में लिपटा हुआ उस लड़के को देखा तो डर के मारे उसकी घिघी बंध गई। वह भूत भूत चिल्लाकर भागा। उसके मुख से भूत भूत की आवाज़ सुनकर उसके साथी पहले ही भाग खड़े हुए। अपने साथ गहनों से भरा हुआ संदूक चोरी करके और जो लाए थे, जल्दी से उसे भी कुएं की जगत पर ही छोड़ गए। जैसे तैसे गिरता पड़ता वह चोर भी ऊपर चढ़कर सिर पर पैर रखकर भागा। रस्सी कुएं में ज्यों की त्यों लटकी छोड़ गए चोर। लड़का जागा तो कुएं से रस्सी लटकी देखकर प्रसन्न हो गया। अब उस सामान को देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो बहुत से नोट, रुपए, सोना, चांदी उस और बहुत ही कीमती सामान और वस्त्र थे उस कुएं में, जो कि पोटली बंधी हुई थी, जो उसने खोली थी। अब उस लड़के ने अपने कोट की जेब में ठूस ठूस कर नोट भर लिए और रस्सी के रास्ते कुएं के ऊपर आ गया। बाहर एक और संदूक रखा था। लड़के ने जैसे तैसे संदूक को अपने जो सिर पर रख लिया और हाँफता हुआ अपने घर की तरफ पहुंच गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ उसका नाम लेकर बुरी तरह रो रही थी। उसने अपने लड़के को सकुशल देखा तो उससे लिपट गई। उसने लड़के को संदूक के विषय में पूछा तो लड़के ने विस्तार से पूरी कहानी सुना दी। लड़के ने अपने कोट से ढेर सारे नोट निकालकर अपनी माँ को दिए। उसकी माँ ने इतनी दौलत अपने जीवन में कहाँ देखी थी। वह तो आंखें फाड़ फाड़ कर धन को देखने लगी। अचानक उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे ऐसे लगा मानो वह कोई सपना देख रही हो। अपनी माँ को इस प्रकार हक्का बक्का देखकर वह लड़का बोला, अरे माँ, यह तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत से रुपए और आभूषण कुएं में पड़े हैं। लड़के के मुंह से यह सुनकर वह अपने पति के पास खेत पर गई और उसे बुलाकर लाई। रास्ते में उसने सारी दास्तान अपने पति को सुना दी। इस पर उसका पति बोला, देख लो पंडित मदन गोपाल की करामात।
तू यूं ही मरी जा रही थी। मैं ना कहता था हमारे लड़के का बाल भी माँ का नहीं हो सकता। यह पंडित जी नहीं, साक्षात ईश्वर का अवतार है। मैंने ऐसा कहाँ सोचा था। वह कहने लगी, मेरे कलेजे के टुकड़े को जब आप अपने हाथों से कुएं में धकेल आए तो मैं तो यही समझ बैठी थी मेरा लड़का मौत के मुंह में चला गया। तब वह कहने लगा, अरे पगली, बड़ों की माया बड़े ही समझते हैं। अब मैं कुएं से वह सामान समेट लाऊं, तब तक पंडित जी को भेंट देने चलेंगे। इतनी बातों में उनका घर आ गया। उसने भी लड़के को प्यार किया और उसके साथ लेकर उसे कुएं पर जा पहुंचा। रस्सी लटकी हुई थी। उसने कुएं में उतरकर सारा सामान बांध लिया। सामान इतना अधिक था कि दोनों पिता पुत्र बड़ी कठिनाई से उसे ला पाए। सामान को घर लाकर अपनी पत्नी से उसने कहा, चलो पंडित जी को जो भेंट देकर आते हैं। ठनठन पाल के प्रति तो उसकी पत्नी को वैसे ही बड़ी भक्ति भावना थी। इस पर अब तो उसने ही छप्पड़ फाड़ कर दौलत दी थी। वह अपने पति के निर्देश के साथ ही चलने को तैयार हो गई। एक बड़े से थाल में ढेर सारे रुपए आभूषण लेकर वे वहां पहुंचे। जैसे ही ठनठन पाल ने पत्नी सहित उस आदमी को देखा तो वह भय से कांप गया। उसे रात की घटना याद आ गई। अब उसने उस लड़के को कुआं में धकेलने की आज्ञा जो दी थी, वह सोचने लगा कहीं यह कमबख्त सचमुच ही तो धक्का नहीं दे आया था। अब पति पत्नी ठनठन पाल के बिल्कुल समीप पहुंच चुके थे। थाल को एक ओर रखकर दोनों ने बारी बारी से पंडित जी के चरण स्पर्श किए। पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे से प्रसन्नता टपक रही थी, इसलिए ठनठन पाल की चिंता जाती रही। जब पंडित जी ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया तो उस आदमी की पत्नी ने कहा, महाराज, आपके आशीर्वाद से हमको इतना मिला कि 7 पीढ़ी तक खाएं तब भी समाप्त नहीं हो सकता। उसके इस कथन का अर्थ ठनठन पाल की समझ में बिल्कुल नहीं आया। फिर भी वह ज्योतिषियों के हथकंडे सीख गया था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सब नीली छतरी वाले की माया है। नीली छतरी वाले और काली छतरी वाले हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। वह कहने लगी। इतना कहकर उन्होंने प्रारंभ से अंत तक की सारी घटना ठनठन गोपाल को सुनाई और कहा, यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें पंडित जी, और प्रार्थना की कि यह भेंट को स्वीकार कर लीजिए और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सवेरे सवेरे ही इतना धन प्राप्त हो जाने से ठनठन पाल की बाछें खिल गईं। जय हो नीली छतरी वाले की कहकर उसने थाल की भेंट स्वीकार कर ली। पंडित जी को प्रसन्न देखकर जो उन पति पत्नी का मन भी संतुष्ट हो गया। उन्होंने पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया और पंडित जी ने आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। इस घटना के बाद ठनठन पाल की 5 उंगलियां घी में रहने लगी। कोई पंडित जी का आशीर्वाद लिए बिना यदि कोई छोटा मोटा काम ही कर लेता तो मुखिया उसकी जान को आ जाते। एक किसान इनके बिना पूछे ही एक जोड़ी बैल खरीद कर लाया। बातों बातों में कुछ लोगों को इस बात का पता लग गया कि वह बिना पंडित जी से पूछे ही बैल खरीद लाया है। बस फिर क्या था, यह खबर बिजली की भांति पूरे गांव में फैल गई। यह सुनते ही मुखिया जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने तुरंत अपने नौकर को उस किसान को बुलाकर लाने को भेजा। मुखिया का आदेश पाते ही वह किसान फौरन उनके दरबार में हाजिर हुआ। उसे देखते मुखिया ने गुर्रा कर कहा, भाई घसीटा, यह बात अच्छी नहीं है। तुम बैलों की जोड़ी खरीदने गए तो मुहूर्त तो पूछ लिया होता। यदि यह बैल पूरे गांव के लिए अमंगलकारी हो जाए तो तुम क्या करोगे। वह बेचारा गरीब आदमी था, पूरे गांव को ठेका कैसे लेता। मुखिया जी ने नम्रता पूर्वक बोला। वह कहने लगा, हाथ जोड़कर मुखिया जी, भूल हो गई। अब पंडित जी से पूछकर इसका प्रायश्चित करा डालिए। वो जो भी दंड देंगे मैं भरूंगा। उसकी बात सुनकर मुखिया प्रसन्न हो गया। उसने पंडित जी को बुलाकर उसका प्रायश्चित कराने को कहा। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, शास्त्रों में इस अपराध का भारी दंड लिखा है, परंतु मैं अपनी शक्ति से इसे घटाकर कम किए देता हूँ। तुम रात को बैलों को खुला छोड़ दो, उनके पीछे पीछे तुम इसी तरह भागते रहो। आधी रात होने पर अपने बैलों को बांध कर ले आओ। ऐसा करने से बैलों के सिर से ही और तुम्हारे सिर से सारा पाप दूर हो जाएगा। इस साधारण दंड को सुनकर वह किसान प्रसन्न हो गया। उसने पंडित जी को प्रणाम और मुखिया जी से जो गुहार की कि वह अपने घर चला जाए। रात होने पर उसने ठनठन पाल को बताया और बैल जो ठनठन पाल ने उससे कहा था उसके अनुसार किया। उसने बैलों को खोल दिया। बैल नए नए आए थे, इसलिए अपने पहले मालिक के गांव की ओर चलने लगे। कभी वो खेतों में खड़े हुए अनाज में मुंह मारने लग जाते, तो कभी झूम झूम कर मस्ती से चलने लगते, तो कभी कुलांचे भरने लगते। उनके पीछे पीछे बेचारा किसान वैसे ही चलने लगा। ठीक आधी रात के समय बैल अपने स्वामी के मकान पर पहुंच गए।
संयोग की बात ऐसी हुई, उसी समय उसके घर में चोर चोरी कर रहे थे। चोरों को शायद यह पता लग गया कि वह बैल को बेचकर रुपया लाया है। वह उन्हें ही चुराने आए थे। जैसे ही बैलों ने द्वार खटखटाया, चोर 9 2 11 हो गए। बैलों की आहट को सुनकर उनका पुराना स्वामी जाग गया। उसने किवाड़ खोले तो अपने बैलों के द्वार पर खड़े पाया। बैलों के पीछे पीछे उनका नया स्वामी आ गया। उसने प्यार से बैलों को अंदर घर में किया और फिर उसके स्वामी की खातिर खुशामद करने के लिए बिस्तर लगाया। जब वह उसके बिस्तर लगा रहा था, तभी उसकी नज़र चोरों द्वारा लगाई गई सेंध पर गई। चोरों ने घर के सभी मूल्यवान वस्तुएं बांध ली थी। बस ले जाने भर की देर थी। यदि वह किसान बैलों को लेकर नहीं पहुंचता तो चोर उसके पूरे घर का सफाया कर जाते। यह देखकर बैलों का पुराना मालिक बार बार उनका एहसान मानने लगा। उसने उसे 500 रुपया इस काम का पुरस्कार भी दिया। अब तो उस किसान ने मन में भी ठनठनपाल की धाक जम गई। वह बारंबार अपने मन में यही सोचने लगा कि अवश्य ही पंडित जी कोई देवदूत हैं। वहां से लौटकर किसान ने जब मुखिया जी को संदेश सुनाया तो वह फूल कर कुप्पा हो गया। उसने अपने आप से ही उसी समय पंडित जी ठनठनपाल को 51 रुपये और एक पगड़ी भेंट की। इस बात की चर्चा समूचे गांव में आग की भांति फैल गई। तब से सभी लोग पंडित जी का और भी अधिक आदर करने लगे। इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही एक और घटना घट गई। उस गांव का एक गडरिया था जिसका नाम भीकू था। उसने जंगल में से एक छोटी सी पहाड़ी पर अपनी झोपड़ी बनाई। जब वह झोपड़ी बना चुका तो उसे पंडित जी और मुखिया का ध्यान आया। वह दूसरे ही दिन जो हाँफते हाँफते पंडित जी के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाकर अपने अपराध का बखान करने लगा। पंडित जी ने जब उसके मुंह से सुना कि उसने झोपड़ी तैयार कर ली है तो वह उस पर बुरी तरह टूट पड़े। बोले, अरे कमबख्त, जब तुझे पहले होश नहीं रहा तो अभी उल्टे पैरों से वापस लौट जा और झोपड़ी में आग लगा दे। पंडित जी का यह आदेश पाकर तो गडरिया के प्राण ही सूख गए। पूरा तन मन लगाकर उसने जैसे ही झोपड़ी तैयार की थी उसे ही पंडित जी जलाने को कह रहे थे। थोड़ी देर तक उससे कोई उत्तर नहीं बन पाया। वह बहुत ही कातर दृष्टि से ठनठनपाल के चेहरे की ओर देखने लगा। उसके इस प्रकार देखने से पंडित ठनठनपाल का गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया। वे झल्लाकर बोले, यहाँ खड़ा खड़ा मुझे क्यों घूर रहा है? जल्दी से जा और झोपड़ी में आग लगा दे। यह सुनकर वह कांपते हुए बोला, उसमें से सामान को निकाला जाए या सामान सहित आग लगा दी जाए? सामान सहित आग लगा दो। ठनठनपाल इतना कहकर अपने घर में घुस गया और अपनी झोपड़ी में उस व्यक्ति ने जाकर आग लगा दी। उस पहाड़ी के नीचे अज्ञात सोने का भंडार दबा हुआ था। जब झोपड़ी में आग लगी तो वह उसकी गर्मी से पिघल पिघल कर ऊपर आ गया। थोड़ी देर में वह पूरी झोपड़ी के स्थान पर चमाचम सोना दिख रहा था। यह देखकर गडरिया की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह तो तुरंत दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास यह समाचार देने पहुंचा। सुनते ही ठनठनपाल हक्का बक्का रह गया। वह मुखिया जी को लेकर उस पहाड़ी पर उस सोने को देखने गया। सोने के विशाल भंडार को देखते ही उसकी छाती पर सांप लौटने लगा। वह बार बार अपने मन में यही सोचने लगा, मैं दूसरों को ही धनवान बनाता जा रहा हूँ और स्वयं इन लोगों की भीख पर निर्भर रहता हूँ। क्यों नहीं मैं अपना ही भला कर लेता। गडरिया ने उस सोने में से काफ़ी सोना लेकर ठनठनपाल को भेंट किया। ठनठनपाल का मन कहीं दूसरी जगह खोया हुआ था। मन मारकर ही उसने वह भेंट स्वीकार की और मुखिया के साथ वापस लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से इस घटना का बारे में जो बताया और कहा कि जिन बातों से मैं दूसरों को लखपति बनाता जा रहा हूँ, क्या उन्हीं बातों से मैं स्वयं धनी नहीं बन सकता? उसकी इस बात को सुनकर उसकी पत्नी मुस्कुराकर बोली, संयोग की बात है, जो सारी ऊटपटांग बातों का परिणाम तुम्हारे हित में निकला है, नहीं तो सबको मौत के घाट उतारने में कसर नहीं छोड़ते हो आप। तो वह कहने लगा, तुम्हारा यह सोचना गलत है, बल्कि नियम की बात तो यह है कि जब गडरिया की झोपड़ी में आग लगने से लाखों रुपए का सोना निकल सकता है, तो भला हमारे इस पक्के मकान में आग लगने से 10-5 लाख का सोना ना निकलेगा। ठनठनपाल की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर उसने अपना माथा पीट लिया और वह उपहास पूर्वक बोली, तुम्हारी तो अकल फिर गई है, भला कहीं मकानों में आग लगाने से सोना मिलता है? तो वह बोला, तू क्या अकल में मुझसे बढ़कर हो गई है? पूरा गांव तो मेरी अकल का लोहा मानता है। मेरी आज्ञा के बिना गांव का कोई भी आदमी इधर का तिनका उधर नहीं रखता। एक तू है जो मेरी पत्नी होकर भी मुझे बुद्धू बता रही है।
ठनठन पाल की बात सुनकर उसकी पत्नी ने सोचा अब अधिक बात करने से घर में कलह होगा। इस बुद्धू का भरोसा कुछ नहीं, न जाने कब घर में आग लगा दे। इसलिए वह नकद रुपए पैसे और मूल्यवान वस्तुओं को जो एक संदूक में बंद करके पड़ोसी के घर रखाई। ठनठन पाल तो ठनठन पाल ही था। अब उसके दिमाग पर यह बात पूरी तरह अधिकार कर चुकी थी कि मकान में आग लगाने से अवश्य ही वह धन कुबेर बन जाऊंगा। शुभ काम में देर क्यों, ऐसा सोचकर उसने उसी दिन अपने घर में आग लगा दी। यदि उसने अपना विचार जनहानि हो जाती, किंतु उसने आग लगाने से पहले मुखिया को बता दिया। और धन का लालच किसे नहीं होता। मुखिया ने जब पंडित जी का विचार सुना तो वह खुशी के मारे नाचने लगा, किंतु उसने अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया था। रात भर मकान धू धू करके जलता रहा। ठनठन पाल और मुखिया बैठे हुए एकटक नजरों से जो घर को फूंकते हुए तमाशा देखते रहे। उनकी नजरें सोने की चमक देखने की आशा में मकान की तह में लगी हुई थी, किंतु सोने को प्रकट नहीं होना था सो नहीं हुआ। बेचारे मुखिया जी का सारा मकान जलकर स्वाहा हो गया। इसका परिणाम जो होना था वही हुआ। दूसरे दिन मुखिया ने ठनठन पाल से कठोर शब्द में कहा, क्यों रे पंडित के बच्चे, अब निकाल सोना कहाँ छुपा रखा है। यह सुनकर ठनठन पाल के प्राण सूख गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था अब तक जो आदमी पूजा करता आया है वह अचानक इतना बदल सकता है। उस बेचारे को क्या पता था संसार का सारा प्रेम व्यापार स्वार्थ पर टिका है। किंतु उसकी पत्नी सतर्क थी। उसने देखा कि उसका पति संकट में है तो उसने मुखिया से निवेदन करते हुए कहा, मुखिया जी, इनके अनुष्ठान में शायद कोई विघ्न पड़ गया है। आज रात को अपने देवता की आराधना कर देंगे। भगवान ने चाहा तो कल सवेरे तक आपका घर सोने से भर जाएगा। कल कौन सा दूर थी, मुखिया जी ने पंडितानी के मुंह से जब यह बात सुनी तो वह जो प्रसन्न हो गया। अब ठनठन पाल की पत्नी ने अपने पति से कहा, जो किया सो ठीक है, पर अब आपको अपनी जान प्यारी है तो आज ही रात को यहाँ से भाग चलो। ठनठन पाल को अपनी पत्नी की बात उचित दिखाई दी और उसने भरी हुई आवाज में कहा, अब इसके अतिरिक्त चारा ही क्या है। हो सके तो कहीं से 1-2 दिन के लिए भोजन का प्रबंध कर लेना। अपनी योजना के अनुसार ठनठन पाल और उसकी पत्नी ने शाम का धुंधला होने ते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। रात भर बिना विश्राम किए चलते रहे। सवेरा होते हुए मुखिया की पकड़ से बाहर पहुंच चुके थे दोनों। रात भर की यात्रा के कारण दोनों बुरी तरह थक चुके थे। विश्राम करने के लिए किसी उपयुक्त स्थान की तलाश करने लगे। थोड़े से प्रयत्न के बाद उन्हें एक धर्मशाला दिखाई दी। धर्मशाला के एक कमरे में वो रुक गए। ठनठन पाल की पत्नी अपने संदूक को साथ ही ले आई थी। उसमें उनके गुजारे के लायक पर्याप्त धन था। जब तक ठनठन पाल स्नान आदि से निवृत्त हुआ वह खाने पीने का सामान खरीद लाई। दोनों ने भरपेट भोजन किया और लेट गए। रात भर के थके मांदे उन्हें लेटते ही नींद आ गई और उनकी नींद दोपहर 2 बजे के लगभग खुली। अब उनके सामने यह समस्या मुंह बाए खड़ी थी कि आगे क्या हो जाए और कहाँ जाएं। दोनों पति पत्नी इस समस्या पर विचार करने के लिए धर्मशाला के द्वार पर बैठे हुए ध्यान मगन होकर सोच ही रहे थे। इतनी देर में धर्मशाला की ओर आदमी आते दिखाई दिए। तीनों ही किसी विषय पर बहस कर रहे थे। उन्हें आपस में उलझते देखकर ठनठन पाल से रुका नहीं गया। वह उन्हें पूछने लगा, सज्जनों, आप लोग किस प्रश्न पर झगड़ रहे हो। बिन बुलाए मध्यस्थ मिल जाने से वो जो प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक ने उनसे कहना आरंभ किया, हम लोग आगरा में ताजमहल देख कर आ रहे हैं। उनके चारों कोनों पर 4 मीनार बनी हुई हैं। वह किस प्रकार बनाई गई होंगी, इस बात पर तीनों की अलग अलग राय है। यदि आप हमें उनके तैयार होने की सही कहानी बता सको तो हमारा झगड़ा सुलझ जाए। तब ठनठन पाल बोला, अरे भाई, यह भी खूब रही। आप मेरे मस्तिष्क पर त्रिपुंड शरीर का अंगरखा दुपट्टा और पैर में खड़ाऊ नहीं देख रहे हो। मैं तो त्रिकालदर्शी पंडित हूँ। तुम तो उन्हीं मीनारों की बात कर रहे हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने पत्रा में देखकर इस धर्मशाला के बनाने की कहानी भी बता सकता हूँ। तुम अलग अलग बताओ, उस मीनार के बारे में तुम्हारी क्या राय है। इस पर 1 नंबर आदमी ने कहा, मेरा कहना है कि जिस जमाने में वो मीनारें बनी थी उस जमाने में उतनी जो लंबे आदमी हुआ करते होंगे, इसलिए इतनी ऊंची मीनार बनाना आसान काम था। दूसरे आदमी ने कहा, मेरे मन में उन्हीं मीनारों को जमीन पर लेटाकर बनाया गया होगा। पूरी बनने पर उन्हें खड़ा कर दिया गया होगा। अब दोनों अपना अपना मत प्रकट कर चुके थे और तीसरा कुछ नहीं बोला तो तीसरे ने ठनठन पाल से पूछा, और महाशय, आपकी क्या राय है। यह लोग तो महामूर्ख हैं। पंडित जी किसी
कि सत्य बात को मान ही नहीं सकते। क्रोध से बिफरते हुए तीसरे व्यक्ति ने कहा, फिर आप अपना दृष्टिकोण मेरे सामने एक बार और बता दीजिए। इस बार आपकी बात माननी ही पड़ेगी, ठनठन पाल ने साहस बढ़ाते हुए कहा। वह कहने लगा, मेरे विचार से तो मीनार से पहले कुआं की भांति जमीन के अंदर उल्टी तैयार की गई होगी और तैयार हो जाने पर उसे उलट दी गई होगी। वह गर्व से सीना तान कर उसने उत्तर दिया। ठनठन पाल की पत्नी तो पहले दो की बातें सुनकर हंस रही थी, इस तीसरे की सज्जन की बात पर उसकी हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। ठनठन पाल उन्हें पूछ बैठा, परंतु अब क्या उत्तर दे। उस बेचारे को खुद क्या पता था कि वो कैसे बनाई गई, फिर भी उन्हें संतुष्ट करना आवश्यक था। अपनी पत्नी से कुछ पूछ लेता, परंतु उसका तो हंसी के मारे पेट फटा जा रहा था। वह कुछ देर मौन होकर इस प्रश्न पर विचार करता रहा, फिर जमीन पर एक कोयले से त्रिकोण बनाकर उन तीनों से बोला, आप लोग इस त्रिकोण में तीनों कोनों पर 5-5 रुपये रख दो। मैं अपने ज्योतिष ज्ञान के बल पर आपको सही सही उत्तर 8 दिन के अंदर भेज दूंगा। प्रश्न बड़ा टेढ़ा है, इसका जवाब देने के लिए कम से कम 8 दिन तो चाहिए ही। ठनठन पाल की यह बात सुनकर तीनों ने अपनी जेब से तुरंत 5 रुपये निकाले और त्रिकोण के तीनों कोनों पर रख दिए। जय नीली छतरी वाले कहकर ठनठन पाल ने रुपयों को उठाकर अपनी जेब के हवाले किया। अब ठनठन पाल की पत्नी की हंसी कुछ धीमी पड़ चुकी थी। उसने ठनठन पाल के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, इनसे कह दो आगरा के पागलखाने में रह जाओ, अपने आप मीनार बनाने का ज्ञान हो जाएगा। पत्नी की बात सुनकर ठनठन पाल मुस्कुराकर धीरे से ही बोला, जिस गांव में ऐसे ऐसे महापुरुष निवास करते हैं, निसंदेही वहाँ और भी इनके भाई बहन मिल जाएंगे, क्यों ना इनके गांव चलकर ही रहा जाए। बात अवसर के अनुकूल थी। ठनठन पाल की पत्नी को 101 पैसे खरी सच लगी। उसने तुरंत स्वीकृति दे दी। उसने अब उन आदमियों से स्वयं ही पूछा, आप कौन से गांव से हैं? वे बोले, यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर हमारा गांव पागलपुर है। उन्होंने उत्तर दिया तो उनके गांव का नाम तो बड़ा ही सार्थक था उनके अनुसार। ठनठन पाल की पत्नी मुस्कुराकर बोली, हमारे पंडित जी बड़े अच्छे ज्योतिषी हैं, यदि आपके गांव में कोई ज्योतिषी ना हो तो हम आपके साथ चलें। ज्योतिषी कोई नहीं है, वो बोले, परंतु गाँव में ज्योतिषी का क्या काम, यह तो शहरों में ही शोभा पाते हैं। हाँ, यदि पंडित जी कुछ वैदक जानते हो तो हमारे गांव में चल सकते हैं। तीनों ने एक स्वर में पंडिताइन की बात का उत्तर दे दिया। वैद? पंडित जी बोले, वह तो हमारा खानदानी पैसा है। मुझे तो ऐसे ऐसे नुस्खे आते हैं जो मरे हुए आदमी को भी दे दिए जाए तो जिंदा हो जाए, और सोते हुए आदमी को दे दिया जाए तो वो बैठ जाए, और बैठा हुआ आदमी ले ले तो दौड़ने लग जाए। ठनठन पाल इतना सब कुछ एक ही सांस में कह गया। उन मूर्खों को अनायास ही ऐसे वैदराज को पा जाने की बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वो ठनठन पाल से अपने गांव चलने का आग्रह करने लगे। ठनठन पाल तो जाने के लिए तैयार बैठा था, वह उनके साथ ही चल पड़ा। गांव में पहुंचने पर उन्होंने पंडित जी की विद्वानता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। सभी गांव वाले ठनठन पाल को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वैद्य जी के विषय में ठनठन पाल तो बिल्कुल शून्य था, किंतु उसकी पत्नी ने घोट पीसकर कुछ चूरन चटनियाँ तैयार कर ली। दूसरे ही दिन वैद्य जी की वैदिक का जो चर्चा चल निकली। ठनठन पाल के भाग्य का सितारा कुछ तेज था। वह जिस मरीज को भी दवा देता वही भला चंगा हो जाता। उसका यश पूरे गांव में फैलने लगा। यश के साथ साथ धन भी बरसने लगा। एक दिन उसके यश के सितारे भी थोड़े से कलंक कालिमा भी लग गई। एक कुमार के लड़के को निर्दोष हो रहा था। वह सब जगह से निराश होकर ठनठन पाल के पास आया और उसे चिकित्सा कराने लगा। ऐसे भारी रोग को ठनठन पाल जैसा मूर्ख भला क्या चिकित्सा करता। रोग दिनों दिन बढ़ता ही गया और कुमार के लड़के की दशा बिगड़ती गई। ऐसी अवस्था में एक दिन जब कुमार के लड़के को देखने वह पहुंचा तो वह कुमार पर बिगड़ कर बोला, तुमने मरीज को कुछ खिला दिया है, आप खिलाने की बात कहते हैं। कुमार कहने लगा, महाराज यह तो पानी के 2 घूंट भी बड़ी कठिनाई से पीता है। तब वह बोला, परंतु इसकी नारी तो साफ बोल रही है कि तुमने इसे कुछ खिलाया है। ठनठन पाल ने बड़े विश्वास पूर्वक कहा। वह कहने लगा, जब आप नहीं मानते तो आप ही बताइए हमने क्या खिलाया है। कुमार ने हथियार डालते हुए कहा। तो उसने कहा, तुमने इसे गधा खिलाया है। बड़े गर्व से सीना तान कर ठनठन पाल बोले। अब कुमार समझ गया कि वैदराज तो महामूर्ख है। उसने ठनठन पाल को अनेक अपशब्द कहते हुए घर से निकाल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई। यह सुनकर उसकी पत्नी ने अपना माथा पीट लिया। कहीं गधे भी खाए जाते हैं, बताने से पहले कुछ सोच तो लिया होता।
खींचकर उसकी पत्नी ने जो ठनठनपाल से कहा तो वह कहने लगी, मेरे पिताजी का सिद्धांत झूठा तो नहीं रहना चाहिए। मरीज की चारपाई के नीचे पड़ा हुआ गधे का बोरा मैंने अपनी आंखों से देखा था, ठनठनपाल ने कहा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, इसमें सिद्धांत क्या हुआ? तब वह कहने लगा, ठनठनपाल, जब मैं छोटा था तो एक बार पिताजी के साथ मरीज देखने चला गया। पिताजी ने मरीज की नाड़ी पर हाथ रखकर यही कहा था कि इसकी नाड़ी बता रही है कि तूने भुने हुए चने खिलाए हैं। उनकी जो बात का मरीज के घर वालों ने स्वीकार भी कर लिया था। रास्ते में मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी आपने नाड़ी देखकर चने की बात कैसे बता दी? तो उन्होंने कहा था कि सारी बातें नाड़ी से ही नहीं जानी जाती, कुछ आसपास के वातावरण को देखकर भी पता चल जाती हैं। मरीज की चारपाई के नीचे चने के छिलके पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मैंने बताया था। उसी सिद्धांत के आधार पर मैंने गधों के बोरे को देखकर गधे का खाना बताया। यह सुनकर उसकी पत्नी हंसते हंसते लोटपोट हो गई, कहने लगी, धन्य हो धनवंतरी महाराज, अच्छा हुआ जो बेचारे कुम्हार को गधे खाने से ही जो बला टल गई। यदि चारपाई के नीचे पत्थर के टुकड़ा पड़ा होता तो बैदराज जी यही कहते कि पहाड़ खिला दिया है। यही कहते हैं ना। जैसे तैसे हंसी दबाकर वह ठनठनपाल की पत्नी ने कहा। ठनठनपाल बेचारा भौचक्का होकर उसे देख रहा था। उसकी समझ में हंसी का कोई कारण नहीं था, फिर भी अर्धांगिनी को हंसते देखकर वह मुस्कुरा पड़ा। इस घटना के बाद ठनठनपाल के सम्मान और रोजगार दोनों में गिरावट आ गई। लोग उसे नीम हकीम मानने लगे, परंतु फिर भी छुटपुट ग्राहक आते ही रहते थे। उस दिन ठनठनपाल एक मरीज को देखने गए हुए थे। घर पर केवल पंडिताइन थी। तभी एक घसियारी अपनी धूप में गर्म हुए खुरपे को लेकर आ पहुंची। पंडिताइन से बोली, पंडित जी कहाँ गए हैं? तब पंडिताइन बोली, वो तो मरीज को देखने गए हैं, तुझे उनसे क्या काम था? तो वह कहने लगी, मुझे भी अपना मरीज दिखाना था। रुआसी होकर घसियारी बोली। वह बोली, पंडिताइन तुम्हारा मरीज कहाँ है? मुझे घर का पता बताओ, घर जाने पर आ जाएंगे तो पंडित जी को तुम्हारे घर भेज दूंगी। तब वह घसियारी बोली, मेरा मरीज तो मेरे साथ है। घसियारी ने अपने खुरपे को पंडिताइन के सामने पटकते हुए कहा, इससे बड़ा तेज बुखार आ गया है, यदि आप ही कुछ दवा दारू दे दें तो मैं घास खोदने चली जाऊं। यह सुनकर पंडिताइन हंस पड़ी। वह मनी मन कहने लगी, अच्छे लोगों से पाला पड़ा है। फिर उसने उस घसियारी से खुरपा ले लिया और उसे एक रस्सी में बांधकर कुएं में लटका दिया। अब पंडिताइन कुएं में से निकालकर घसियारी को खुरपा दे रही थी कि ठनठनपाल भी आ पहुंचे। ठनठनपाल ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात थी? तो उत्तर में उसकी पत्नी ने हंसते हुए सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर ठनठनपाल ने कहा, मगर तुमने बुखार का इलाज कहाँ सीख लिया? ऐसा बुखार उतारना तो मैं बचपन से ही जानती हूँ, वह अपने पति से कहने लगी। ठनठनपाल की पत्नी हंसते हुए मजाक में उसने तो कह दिया, किंतु ठनठनपाल ने उस बात को बिल्कुल ही सत्य समझ लिया और उसने मन में निश्चय किया, यदि कोई बुखार का मरीज होगा तो वह यही प्रयोग आजमाऊंगा। सौभाग्य से इस प्रयोग का परीक्षण करने का अवसर उसे बहुत जल्दी मिल गया। एक जुलाहिन की लड़की को बड़ा तेज बुखार आया। वह ठनठनपाल की चिकित्सा के लिए उसे बुलाए कर ले गई, और किसी रोग का मरीज होता तो चाहे ठनठनपाल देर भी कर देते, किंतु बुखार का मरीज सुनते ही वह तुरंत जुलाहिन के साथ चले गए और जुलाही के घर जाकर देखा लड़की बुखार से तप रही थी। ठनठनपाल ने आप देखा न ताब उस लड़की को एक रस्सी में बांधकर कुएं से लटका दिया। थोड़ी देर में लड़की का बुखार सदैव के लिए गायब हो गया। वह जुलाहिन अपनी लड़की को मरी हुई देखकर रोने लगी और पंडित ठनठनपाल का नाम लेकर उसे गाली देने लगी। ठनठनपाल दौड़ा हुआ अपने घर आया और पंडिताइन से बोला, अरे भाग्यवान, तेरी डॉक्टरी ने तो मुझे चौपट कर दिया। पंडिताइन की समझ में कोई बात नहीं आई। वह भौचक्की सी ठनठनपाल की ओर देखने लगी। उसे इस प्रकार घूरते देखकर ठनठनपाल क्रोध से बिफर कर बोला, अब मुझे देखती रहेगी क्या? जल्दी कर, वरना बेमौत मारे जाएंगे। पंडिताइन अब भी नहीं समझी। उसने झुंझलाकर कहा, कुछ कहोगे या यूं ही चीखते रहोगे? मैं किस काम की जल्दी करूं? अब ठनठनपाल को अपनी भूल मालूम हुई। उसने हाँफते हुए सारी कहानी कह सुनाई और जल्दी से गांव छोड़ने को कहा। पंडिताइन ने अब उस गांव में रहना उचित नहीं समझा और वहां रहने पर अब धंधे और सम्मान की आशा तो समाप्त हो गई थी। जुलाहिन कोई बवंडर ना खड़ा कर दे, उसका भय और था। उसने अपने घर की आवश्यक वस्तुओं को 2 संदूकों में भरा और अपने पति के साथ लेकर तुरंत ही गांव छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी गांव के बाहर आकर सोचने लगे, अब कहाँ चला जाए। ठनठनपाल को तो कभी भी सोचने विचारने की आवश्यकता हुई ही नहीं थी। जिधर मुंह उठा उधर ही चल दिया। किंतु उसकी पत्नी अब इधर से उधर घूमने से तंग आ चुकी थी। वह विचार पूर्वक निश्चय करके ही कहीं जाना चाहती थी। वह कहने लगी, मुझे भूखा मरना मंजूर है,
परंतु तुम्हारे गांव या अपने गांव में सलाह लेने नहीं जाऊंगा, ठनठनपाल ने पत्नी से कहा। और अपने पति के मुंह से यह स्वाभिमान भरे वचन सुनकर उसकी पत्नी गर्व से फूली उठी और उसे बड़े आनंद का अनुभव हुआ। वह मनी मन स्वयं को भी धिक्कारती हुई सोचने लगी, क्या हुआ यदि वह अनपढ़ है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, विवाह को हुए कई बरस बीत गए हैं। यदि मैं चाहती तो इतने दिनों में इन्हें पढ़ा लिखा सकती थी, किंतु मैंने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। छल कपट पूर्वक सीधे साधे और मूर्ख लोगों को ठगकर हम मौज करते रहे। इन बातों को सोच सोचकर उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। ठनठनपाल ने सोचा कि वह संकट के कारण रो रही है। वह उसे दिलासा देता हुआ बोला, अरे पगली, रोती क्यों है? मूर्खता के लिए बदनाम गधे और उल्लू भी हंसकर जीते हैं, फिर मैं तो मनुष्य हूँ, मूर्ख हूँ तो क्या हुआ? केवल पेट भरने के लिए जीना गधों और उल्लुओं को ही शोभा दे सकता है, मनुष्यों को नहीं। वह कहने लगी, जब तक आप विद्वान नहीं बन जाते तब तक आप मनुष्य की कमाई नहीं कर सकते। मैं आपको विद्वान बनाऊंगी, ठनठनपाल की पत्नी ने बड़ी ओजस्वी वाणी में कहा। इस बात को सुनकर ठनठनपाल हंस पड़ा और बोला, अपने भाग्य में यदि विद्या होती तो बचपन का लंबा समय यूं ही थोड़े बीत जाता। कठिन परिश्रम से ही भाग्य की रेखाएं भी बदली जाती हैं। वह कहने लगी, बार बार की रगड़ से कोमल रस्सी कठोर पत्थर पर भी निशान बना देती है। मनुष्य का पसीना पत्थर को धूल में बदलने की शक्ति रखता है। अब मैं आपको बताए हुए मार्ग पर नहीं चलूंगी, बल्कि आप मेरे पीछे पीछे चलेंगे। ठनठनपाल की पत्नी ने जो एक आदेशात्मक लहजे में कहा तो वह कहने लगा, ठनठन गोपाल, ठीक है, मुझे मंजूर है। चोरी करने से मुझे बड़ा भय लगता है। तुम्हारे कहने पर भी चोरी तो करूंगा नहीं, सिर्फ तुम जो आज्ञा करोगी सर आंखों से बजाऊंगा। मुस्कुराकर ठनठनपाल ने कहा, अब तक उन्हें एक पुत्र रतन की प्राप्ति भी हो चुकी थी। ठनठनपाल की पत्नी के पास पर्याप्त धन था। ठनठनपाल को इसका ज्ञान नहीं था। उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि आगे कोई भी अच्छा और बड़ा सा गांव देखकर वहीं रुक जाएगी और वहां 1-2 बरस रहकर अपने पति को पढ़ाएगी। ऐसा निश्चय करके वह चल पड़ी और 3 दिन लगातार यात्रा करते रहने के बाद उन्होंने अनुकूल उनके रहने लायक गांव मिल गया। उस गांव के निवासी बड़े सभ्य और मिलनसार थे। गांव के मुखिया से मिलकर ठनठनपाल की पत्नी ने कहा, मुखिया जी, मैं आपके गांव में 2 बरस रहकर अपने पतिदेव की शिक्षा पूरा करना चाहती हूँ। यदि आप हमारे रहने के लिए थोड़े से स्थान का प्रबंध करा सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मुखिया जी उस महिला की बातें करने के ढंग और ठनठनपाल के जो चेहरे को देखकर बड़ा प्रभावित हुए। उसने तुरंत ही उनके रहने का प्रबंध कर दिया। ठनठनपाल की पत्नी ने उसी दिन से अपने पति को पढ़ाना आरंभ कर दिया। कमाई की तो उसे चिंता नहीं थी। 2 बरस का खर्च आसानी से चल सकता था, इतना उसके पास जमा पूंजी थी। वह दिन रात एक एक करके पति को पढ़ाने में जुटी रहती। प्रारंभ में तो उसे बड़ी कठिनाई आई, किंतु 1 महीने में ठनठनपाल को पढ़ाई में रुचि उत्पन्न हो गई। अब वह भी मन लगाकर पढ़ाई में डूबा रहता। ठनठनपाल की पत्नी सोचने लगी, यदि अपने पति के साथ गांव की 30-40 लड़कियों को उसके पास पढ़ने को तैयार कर लिया और ऐसा होने से उसके कमरे में एक कन्या पाठशाला का रूप ले लिया। पंडिताइन मन लगाकर पढ़ाती थी और लड़कियों से स्नेह भरा बर्ताव करती थी, जिसे जल्दी ही पूरे गांव में उसका यश फैल गया और लड़कियां उसके पास पढ़ने आती थीं। धीरे धीरे पंडिताइन की पाठशाला में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। छात्राओं के बढ़ने के साथ ही उसकी आमदनी भी बढ़ने लगी। अब उसको जीवन यापन का में जो कोई कठिनाई नहीं थी। लगभग 1 बरस में ही कठिन परिश्रम और लगन के कारण ठनठनपाल का ज्ञान काफ़ी बढ़ गया। अब उसकी पत्नी ने पाठशाला में लड़कों का प्रवेश भी चालू कर दिया। इन लड़कों को अब ठनठनपाल पढ़ाने लगे। लड़कों को पढ़ाई आरंभ करने से ठनठनपाल को अब दोहरा लाभ होने लगा। अपना अभ्यास बढ़ता था और साथ ही कुछ अधिक लाभ भी होता। जब विद्यार्थियों की संख्या और बढ़ गई तो उनका कमरा छोटा पड़ने लगा। पंडिताई ने मुखिया जी के समक्ष अपनी कठिनाई रखी तो मुखिया जी उन दोनों से बड़े प्रभावित थे। इसलिए शीघ्र ही विद्यालय के लिए अलग अलग भवन बनाया जाने लगा। पंडिताइन के पास काफ़ी धन था, इसलिए उसने भी विद्यालय के भवन के लिए बहुत सा धन दान में दिया। उनकी इस कार्यवाही के कारण गांव में उनका सम्मान और बढ़ गया। अब ठनठनपाल और उनकी पत्नी ने अस्थायी रूप से इसी गांव में बसने का निर्णय कर लिया। इसलिए उन्होंने विद्यालय के भवन के साथ ही अपना एक मकान भी बनवाना आरंभ कर दिया। विद्यालय का भवन और उनका मकान दोनों बनकर तैयार हो गए। विद्यालय के उद्घाटन के लिए किसी कर्मकांडी पंडित की आवश्यकता हुई। पंडित उस गांव में कोई नहीं था। मुखिया ने यह कठिनाई पंडिताइन को बताई तो पंडिताइन ने अपने पिताजी के नाम का निर्देश दे दिया।
दूसरे दिन पंडिताइन के गांव से उसके पिताजी को बुलाने के लिए आदमी भेज दिया गया। जब ठनठन पाल के ससुर अपने दामाद और पुत्री की उन्नति का समाचार सुना तो वह फूला नहीं समाया। उसने मुखिया जी के आदमी का खूब सत्कार किया और उसके साथ चल दिया। ठनठन पाल की पत्नी अपने पिता से मिलकर बड़ी खुश हुई। उसने पति के विषय में सारी बातें अपने पिताजी को बताकर वर्तमान में उन्नति से भी परिचित कराया। अपनी पुत्री को सुखी अवस्था में देखकर वे प्रसन्नता से भर उठे। ठनठन पाल के विषय में उनकी जैसी धारणा थी वह वैसा ही बन चुका था। ठनठन पाल ने अपने ससुर का बड़ा सम्मान किया। उसे मुखिया जी से मिलाकर बड़े विशाल समारोह के साथ विद्यालय का उद्घाटन किया। ठनठन पाल के ससुर का स्वभाव अत्यंत ही विनम्र, बातचीत का ढंग सभ्यतापूर्ण और व्यक्तित्व प्रभावशाली था। मुखिया जी उससे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मुखिया ने उन्हें अपने गांव में पधारने का हार्दिक धन्यवाद दिया और समय समय पर भविष्य में अपने गांव पधारते रहने की प्रार्थना की। मुखिया जी ने विनय भरी बातें सुनकर ठनठन पाल के ससुर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने फिर आने का आश्वासन दिया और मुखिया जी से विदा मांगी। मुखिया जी ने उन्हें शहर से विदाई दे दी। विदा करते समय उसे बहुत सी सामग्री और तरह तरह के मूल्यवान वस्त्र उपहार में दिए। अब विद्यार्थियों की ख्याति ने अपने गांव की सीमा के बाहर भी पैर फैलाना आरंभ कर दिया। ठनठन पाल और उसकी पत्नी के अतिरिक्त और भी कई अध्यापक अध्यापिकाएं विद्यालय में नियुक्त किए गए। दोनों पति पत्नी की सर्वत्र प्रशंसा होती थी। उन्होंने आकर मानो गांव का भाग्य ही बदल दिया हो। आसपास के कई गांवों में विद्यार्थी भी वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। इससे गांव का यश और गौरव कई गुना बढ़ गया। शिक्षा में विशेष रुचि पैदा हो जाने के कारण अब ठनठन पाल ने अपने पैर तक व्यवसाय का अध्ययन भी आरंभ कर दिया। चिकित्सा शास्त्र में उत्तम ग्रंथों को पढ़ना और औषधियाँ बनाना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के कठिन परिश्रम से उसने चिकित्सा शास्त्र पर भी अपना पूरा अधिकार कर लिया। अब ठनठन पाल के मन की भावना समाप्त हो गई। वह स्वयं ही अपने को मदन गोपाल कहलाने का अधिकारी समझने लगा, किंतु मन के किसी कोने में अपने गांव में पहुंचकर ठनठन पाल कहलाने की अभिलाषा अभी भी छुपी हुई थी। एक बार वह अपने गांव पहुंचकर अपने बड़े भाइयों को दिखा देना चाहता था कि मदन गोपाल से ठनठन पाल के रूप में आने वाला आपका छोटा भाई फिर से मदन गोपाल कहलाने का अधिकारी बन गया है। उसने कई बार गांव जाने का विचार किया, किंतु यहाँ का भारी विस्तार हो जाने के कारण उसे समय नहीं मिल सका। उचित अवसर की प्रतीक्षा वह करने लगा और उसने अपने समय के अनुसार आगे बढ़ने का निश्चय किया। उसके कठिन परिश्रम को देखकर उसकी पत्नी भी आश्चर्यचकित थी। वह उसके पति की गिनती उच्च कोटि के वैद्यों में होने लगी थी। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया का बड़ा लड़का बीमार हुआ तो मदन गोपाल ने सावधानी पूर्वक चिकित्सा की, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ उसका। तब आसपास के अनेक गांव के में जो मदन गोपाल की टक्कर का कोई वैद्य नहीं था। जब उसकी चिकित्सा से लाभ नहीं हुआ तो मुखिया जी बहुत चिंतित हुआ। स्वयं मदन गोपाल भी कम चिंतित नहीं था। भरपूर प्रयत्नों के बाद भी वह रोग का निर्णय नहीं कर सका था। ऐसे ही अवसर पर उसे अपने दोनों बड़े भाइयों कृष्ण गोपाल और श्याम गोपाल की याद आई। उसने उसी दिन मुखिया जी से विचार करके उसके पुत्र की चिकित्सा के लिए अपने दोनों भाइयों को लाने का निश्चय किया। निश्चय के अनुसार वह दूसरे ही दिन अपने भाइयों को बुलाने चल पड़ा। काफ़ी समय के बाद जब वह गांव जा रहा था, इसलिए अपने भाइयों की भेंट के लिए उसने तरह तरह की वस्तुएं साथ में ली। पैदल का मार्ग था। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह अपने गांव में पहुंच गया। इतने दिनों से बहुत सी चीज़ों में भारी परिवर्तन आ चुका था। उसके सामने जो बच्चे थे वो किशोर हो गए थे, किशोर युवा हो गए थे और युवा बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे थे। लोगों को बड़ी कठिनाई से पहचान पाया। विद्या और गौरव ने ठनठन पाल से मदन गोपाल बनाने के साथ ही उसका रूप भी बदल गया था। गांव में उसे कोई ना पहचान सका। जिसे भी उसने अपने नाम ठनठन पाल से परिचय दिया वही चौंक गया। उसका ठनठन पाल वाला रूप पूरी तरह बदल चुका था। गांव के बहुत से लोगों से मिलता हुआ जब वह अपने घर पहुंचा तो वह देखता है और जान गया कि उसके पीछे भाइयों की आर्थिक दशा बिगड़ गई है। अंदर जाकर अपने दोनों भाइयों से मिला। निर्धनता के प्रकोप के कारण दोनों भाई बड़े ही दुर्बल हो गए थे, जबकि मदन गोपाल का स्वास्थ्य और सुंदरता बढ़ गई थी। छोटे भाई को बहुत दिनों बाद वापस आया देखकर दोनों भाइयों का गला भराया। वो काफ़ी देर तक गले लगकर प्रेम से आंसू बहाते रहे। रात को तीनों भाइयों में बातचीत का दौर चला। परस्पर सब दुख सुख की बातें हुई। ठनठन पाल को इस रूप में देखकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न थे और आश्चर्यचकित भी।
अपने भाइयों की दशा देखकर मदन गोपाल ने भी जो दुख प्रकट किया। आपस में मिलकर बीते समय की जानकारी के बाद मदन गोपाल ने अपना असली मकसद बताया कि मैं आप दोनों को लिवाने आया हूँ। भैया, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के मुखिया का लड़का किसी भयंकर रोग से पीड़ित है। मैं चाहता हूँ उसकी चिकित्सा आप दोनों के हाथों से हो। दोनों भाइयों का धंधा रोजगार तो वैसे भी थम सा गया था। वे बहुत ही दिनों से कहीं इधर उधर जाने का विचार कर ही रहे थे। मदन गोपाल का यह प्रस्ताव सुनते ही वो चहक उठे। घर पर 10-20 दिन के लिए आवश्यक सामग्री रखकर वे दोनों मदन गोपाल के साथ चले गए। अपने दोनों भाइयों सहित मदन गोपाल सबसे पहले मुखिया जी के घर पहुंचा और उसके लड़के को अपने बड़े भाइयों को दिखाया। उन्होंने मुखिया जी के लड़के की परीक्षा की तो उनकी समझ में रोग का निदान आ गया। उन्होंने तुरंत ही चिकित्सा आरंभ कर दी। मुखिया जी के लड़के को दवा दिलाने के बाद मदन गोपाल उन्हें अपने घर ले गया। मदन गोपाल के विशाल भवन और सुशिक्षित पत्नी को देखकर उनके हर्ष का जो ठिकाना नहीं रहा, बड़ी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उसका भाई और उसकी पत्नी इतनी गुणवती हैं, इतनी सुशील और संस्कारी जो उसके भाई की पत्नी है। अपने भाई की उन्नति देखकर वो गदगद हो गए। जब उन्होंने उसके बड़े मकान के आगे एक बाग में औषधि निर्माणशाला देखी तो वे और आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि मदन गोपाल ने अपनी वैद्यक संबंधी जानकारी का भेद उन्हें नहीं बताया था। उन्हें इस प्रकार चकित देखकर मदन गोपाल ने पूछा, इस प्रकार क्या देख रहे हो भैया? इस पर मदन गोपाल ने मुस्कुराकर सारी कहानी सुनाई। साथ ही यह भी कहा कि अब इस कार्य का भार आपके ऊपर है। मुझे तो विद्यालय से ही अवकाश नहीं मिलता। कृष्ण गोपाल और श्याम गोपाल उस गांव में वातावरण से जो बड़े प्रभावित थे, उनकी इच्छा वहाँ रहने की हो गई। उन्होंने वहाँ का काम संभालने के लिए मदन गोपाल को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकृति दे दी। अपने ऊपर से एक कार्य का उत्तरदायित्व कम हो जाने से मदन गोपाल बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उन दोनों को अपने गांव में रह जाने की प्रार्थना की तो मदन गोपाल पहले ही जो वचन दे चुका था। उन्होंने जब मुखिया जी को अपना निश्चय बताया तो वे भी बहुत खुश हुए। उन्होंने दूसरे दिन ही अपने दोनों लड़कों को उनके गांव भेजकर उनके बच्चों और पत्नी को बुलवा लिया। मदन गोपाल की पत्नी अपने पति के बड़े भाइयों के लिए अलग से मकान बनवाने को अपने बड़े भाइयों का मकान तैयार कराया। अब तीनों भाइयों की स्थिति बराबर की हो गई। धंधे रोजगार की तो कोई कमी नहीं थी। मदन गोपाल ने अपनी दवाओं का सारा कारोबार अपने भाइयों को सौंप दिया था। उससे उनकी रोजगार की समस्या पूरी तरह हल हो गई। मुखिया जी के पुत्र के स्वस्थ होते ही कृष्ण गोपाल और श्याम गोपाल की ख्याति चारों तरफ फैल गई। आसपास के सभी गांवों की चिकित्सा के लिए उनके भाइयों को बुलाया जाने लगा। चिकित्सा से जो भी समय बचता उसे वे दोनों पूरे मनोयोग से दवा बनाने में लगाने लगे। इससे शीघ्र ही बड़ी औषधि निर्माण तैयार हो गई। दवा को सुंदर ढंग से पैक किया जाने लगा, बाजार में बिक्री के लिए भेजा जाने लगा। औषधियाँ पूरी तरह शास्त्रीय विधि से तैयार की जाती थीं, इसलिए वह तुरंत गुणकारी होती थी। जो भी एक बार उन दवाओं को खरीद लेता वह सदैव के लिए उन्हीं दवाओं का भक्त बन जाता। बहुत थोड़े समय में उनकी दवा की कंपनी बनी समूचे देश में प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।